अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने वाली मुस्कान। आपको बता दें कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। सौरभ का शव टुकड़ों में एक ड्रम के अंदर मिला था। खाने में नशे की दवा मिलाकर दी, फिर जब उसे खाकर वो मदहोश हो गया तो उसने उसका गला घोट दिया। महिलाएं अपने प्रेमियों की मदद से पतियों को मौत के घाट उतार रही हैं। बट हाँ, प्लीज प्लीज, अरे देखो सुनो, मेरे को जाना से कोई दिक्कत नहीं है और मैं तो घर जाना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि देखो मर्दों का सोचो, प्लीज सोचो, प्लीज सोचो मर्दों का। अरे मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, मर्दों के बारे में कोई तो बात करे, बेचारे बहुत अकेले हैं। इस वीडियो को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि कैसे आज कोई भी लड़की किसी भी आदमी और उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है इस कानूनी व्यवस्था का इस्तेमाल करके, और कैसे ये कानूनी व्यवस्था सिर्फ कानूनन तरीके से आदमियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि कैसे ये भ्रष्ट भी है। और आपको ये सोचने पे मजबूर करेगा कि क्या हम अपनी आस्था ऐसी व्यवस्था पर रख सकते हैं। वेलकम दर्शकों, स्टैप ऑन स्टूडियो के अंदर एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड इंडियन लॉस के बारे में होने वाला है, जिसमें हमने लिव इन रिलेशनशिप, फेक रेप केसेस, मैरिटल अफेयर्स के बारे में बात की है। क्योंकि आज हमारे साथ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट हैं और उनकी एक लॉ फर्म है जो पूरे दिल्ली एनसीआर में काम करती है। इन्होंने ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी 5,000 से ज़्यादा लोगों की सहायता की है। तो आइए चलते हैं इस एपिसोड में और जानते हैं कि हमको किस किस चीज़ों पे काम करना है और हमें कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। उसमें जिन मेल्स के पास फेस रेप केसेस लगे होते हैं उनकी थोड़ी मेंटल स्टेट, और आप उनके थोड़े बताइए कि उनका समय किस किस तरीके से निकलता है, वो क्या क्या परेशानी है। 2025 को देखते हुए मर्द समाज में इतना डर बैठा हुआ है शादी को लेके, तो ये देखते हुए यानी कि 2030 तक की मैं बात करना चाहूँगा, तो क्या 2030 तक फैमिली लॉज में कुछ अच्छे चेंज आएंगे मर्द के लिए। तो जैसे कि आजकल सेलिब्रिटीज़ के भी काफ़ी सारे डिवोर्स होते हैं और वहाँ पे हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि उनके 50% प्रॉपर्टी आधी आधी बांटी जाएगी, मतलब 100% प्रॉपर्टी को 50-50% में बांटा जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 50-50 नहीं होता। मतलब जैसा कि आजकल मेल्स में काफ़ी ज़्यादा डर है कि उनके ऊपर भी कोई भी कभी भी फेक रेप केसेस लगा सकता है, तो क्या इनसे बचने के लिए इनके पास कोई प्लेटफॉर्म है जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे ये बताइए कि लिव इन में रहने वालों को किस किस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो डिजिटल मैरिज का मतलब आपने ये बताया कि कोई भी शादी कैसे भी कर सकता है बिना कोर्ट जाए हुए। कोई भी किसी भी एडवोकेट के पास अगर कोई महिला जाती है कि सर वो मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानता है या ये नहीं करता है, तो उसी को सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये 3-4 केसेस है, उसके ऊपर दहेज का, उसके ऊपर मेंटेनेंस के सारे केसेस डाल दो। इस कोर्ट को डाइवोर्स को ट्रेंड के रूप में ला दिया है और इस चीज को ये चीज बढ़ती ही जा रही है। तो हमारी जो एनजीओ है वो ऑल ओवर मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया है। तो क्या यही एक रीज़न है जिससे फेक रेप केसेस बढ़ रहे हैं, और क्या ये लड़कियों के लिए एक बड़ा धंधा बन चुका है? देखिए एक महिला की 7वीं शादी हुई थी और 7वीं शादी के बाद भी उसने कोर्ट में मेंटेनेंस का और डाइवोर्स का केस फाइल। ये एविडेंस क्या रियल में मेल्स के लिए मदद करते हैं? मोस्टली हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली बच्चे की कस्टडी आसानी से माँ को मिल जाती है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा लॉ आएगा। ये डिजिटल रेप एक्चुअल में है क्या? क्या ये ऑनलाइन रेप है? देखिए डिजिटल रेप कोई वैसे कोई लॉ में वर्ड तो है नहीं, पर क्या फेक रेप केस को वेरीफाई करने का कोई सिस्टम है या इन फ्यूचर आएगा? सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से भी जजमेंट पे फर्क पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि हमें किन किन मुद्दों पे नजर रखनी है और हम अपने आप को फेक रेप केसेस से कैसे बचा सकते हैं। तो वेलकम टू स्टेप ऑन स्ट्रीट। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम आपके सामने और लाते रहेंगे और आपको सिखाते रहेंगे कैसे कैसे आपको किसी भी इंडस्ट्री में स्टेप ऑन स्ट्रीट करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा कि आजकल रेप केसेस, फेक रेप केसेस एंड मैरिटल अफेयर्स के केसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन केसेस को रिलेटेड, मतलब कि जो मैरिज लॉ है उनको लेकर सबसे ज़्यादा मिथ्स क्या है? देखिए मिथ जो हमारे इंडियन सोसाइटी में है आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं वो फाइल हो रहे हैं। उनका ये रीज़न है, वो सोचते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे अगर किसी की शादी हुई है तो शादी करने के बाद ऑटोमेटिकली जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो 50% महिला के नाम हो जाए। इसे सभी महिलाओं का या फिर कुछ पुरुषों का ये सोचना है, जो कि हमारे कानून में बिल्कुल है ही नहीं। ऐसा कैसे? ठीक है, ये जो मिथ है ये सभी के माइंड में है। जी। होता क्या है, 50% नहीं होती है इसमें। होता क्या है,
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। अगर आदमी की जो हस्बैंड है उसकी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी, उसकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि महिला का कितना योगदान है उसमें। जी बिल्कुल। अगर जैसे मैंने एग्जांपल आपको बता दूं, मान लीजिए वो कहीं पे जाके जॉब कर रहा है और उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो उसकी वो अपनी फैमिली को उसी तरीके से मेंटेन कर रहा होगा। जी बिल्कुल। और जो उसकी वाइफ है, उसकी वाइफ उसके घर को मेंटेन कर रही है, संभाल रही है बच्चों को, उसके माता पिता को, तो उस महिला का क्या योगदान है उस व्यक्ति के प्रति। जी, इसी हिसाब से कोर्ट देखती है कि जैसे हम देखते हैं मेंटेनेंस देखते हैं, कोर्ट मेंटेनेंस बांधती है। जी। 1 लाख रुपए सैलरी है तो महिला को 40,000 रुपए पर महीने बांध देती है। जी बिल्कुल। उसका रीजन यही होता है, 50% का कहीं भी नहीं है। साथ ही साथ इसमें हम देख लेते हैं, जैसे हमने अभी बात करी सेल्फ अर्न प्रॉपर्टी की, इसमें ही होती है जॉइंट प्रॉपर्टी। जॉइंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो महिला और पुरुष साथ मिलकर बनाते हैं। जी। उसमें ये देखा जाएगा कि दोनों का योगदान कितना है, कितना किसका हिस्सा है, कितना किसने। मान लीजिए महिला की सैलरी 50,000 थी और पुरुष की सैलरी 1,000 थी, लेकिन फैमिली को संभालने के लिए दोनों लोगों ने मेड लगा रखी थी। तो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है, जिसका जितना हिस्सा होगा उस प्रॉपर्टी में, वो कोर्ट उसी हिसाब से देगी। तो इसी के साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि आजकल सेलिब्रिटीज़ के भी काफ़ी सारे डिवोर्स होते हैं और वहाँ पे हमें ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि उनके 50% प्रॉपर्टी आधी-आधी बाँटी जाएगी। मतलब 100% प्रॉपर्टी को 50-50% में बाँटा जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए 50-50 नहीं होता है, मैं फिर वही चीज़ समझा रहा हूँ। जो न्यूज़ पर चलाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं या कुछ आप ऑनलाइन एडवोकेट्स बोल सकते हैं उनको, वो बोलते हैं 50-50 होता है। ये 50-50 नहीं होता है। तो जैसे कि अभी एक क्रिकेटर का जो डाइवोर्स हुआ था, इसमें जो इनका सेटलमेंट हुआ है वो लगभग 4 करोड़ 75 लाख का कुछ ऐसा हुआ है। जी। लेकिन असलियत में उसकी प्रॉपर्टी जो यूवी चाहल है उनकी प्रॉपर्टी उससे ज़्यादा है। जी। उसमें कोर्ट ने उनको इस वजह से दिया, तो कोर्ट उस हिसाब से देखती है। 50-50 इसमें नहीं होता है। इसमें होता क्या है, जैसे अब इसमें इस वाले केस में हुआ था ऐसे डाइवोर्स, और जो जैसे अभी आपने क्रिकेटर वाले मैटर में देखा, इसी तरीके से कोर्ट देखती है। लास्ट में जो डाइवोर्स होता है और जो एलिमनी मिलती है, वो कोर्ट ये देखती है कि इनका योगदान कितना रहा है उस फैमिली में, या उस जब वो व्यक्ति काम कर रहा था तो इस महिला का क्या योगदान रहा है। जी, तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आज के टाइम पे लव मैरिज और अरेंज मैरिज का रेशियो भी काफ़ी ऊपर-नीचे हो रहा है। तो इसके साथ मैं ये भी देखूँगा कि सबसे ज़्यादा डिवोर्स फाइल कौन-सी कंडीशन में होता है, लव मैरिज में या अरेंज मैरिज में? देखिए लव मैरिज और अरेंज मैरिज को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। जो पहले का टाइम था और जो आज का टाइम है, उस दोनों टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो लव मैरिज में ज़्यादा चांसेस रहते हैं डाइवोर्स होने के। उसका रीज़न ये है कि जो अरेंज मैरिज होती है, अरेंज मैरिज में कभी भी जो शादी होती है, वो 2 व्यक्तियों के बीच में नहीं होती। जी। वो 2 फैमिलियों के बीच में होती है। बिल्कुल। 2 फैमिलियों के बीच में शादी होने की वजह से क्या होता है, जो डिस्प्यूट रहता है वो थोड़ा-सा कम होता है। अच्छा, डिस्प्यूट होता भी है तो सेटलमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सामाजिक तौर पर इतना प्रेशर बन जाता है लड़का और लड़की के ऊपर कि उनको समाज की माननी पड़ती है और समझौता करके रहना होता है। जब वो समझौता करके रहेंगे तो कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं कि हाँ यार, अब थोड़ा-सा एडजस्टमेंट इसे करना है, थोड़ा मुझे करना है, जब ही चल पाएगी। जी, ये चीज़ लव मैरिज में नहीं होती है। लव मैरिज में क्या होता है, लड़का और लड़की स्टार्टिंग में अपनी सब सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब वो लड़की शादी करने के बाद उस फैमिली में जाती है तो वो एडजस्ट नहीं कर पाती। लड़के के साथ वो ओपन होती है, लड़की से तो खुल के बोलेगी कि हाँ भैया, तेरे जो पेरेंट्स हैं वो इस तरीके से मुझे परेशान करते हैं। सास ससुर की दुनिया भर की लड़ाई होती है, बहुत नॉर्मल हो गया, तब आजकल की फैमिलीज में होता है। फिर वो परेशान हो जाती है और वो मानते नहीं है, और लव मैरिज में जब ही डाइवोर्स की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा रेशियो बढ़ जाता है। जी, तो इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि हम कंपेयर करते हैं मेल और फीमेल का, कि मेल और फीमेल में से सबसे ज़्यादा डिवोर्स फाइल कौन करता है? अच्छा, डाइवोर्स में क्या है, एक रिसर्च से पता चला है कि आज के टाइम में जो डाइवोर्स हैं वो 150% बढ़ चुके हैं। जी। ठीक है, और ज़्यादातर फाइल करता कौन है, महिलाएं। अच्छा, उसका रीज़न, महिलाओं का फाइल करने का रीज़न ये है क्योंकि उनको वो सुविधाएं मिली हुई हैं। जी। जैसे कि आपने भी सुना होगा, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो महिलाओं के पास पूरे केस करने का एक पैकेज रहता है। कोई भी किसी भी एडवोकेट के पास अगर कोई महिला जाती है कि सर वो मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानता है या ये नहीं करता है, तो वो सीधे सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये 3-4 केसेस हैं, उसके ऊपर दहेज का, उसके ऊपर मेंटेनेंस का, ये सारे केसेस डाल दो। वो ऑटोमेटिकली प्रेशर में आ गया, आपसे सेटलमेंट कर लेगा, आपकी सारी बातें मानना चालू कर देगा। और जब वो इस युद्ध में पहुंचते हैं, उनके लिए हस्बैंड वाइफ के लिए युद्ध ही होगा, तो वो इस युद्ध को ईगो में लेना स्टार्ट कर देते हैं। जी। कोर्ट कचहरी में जो हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाई होती है ना, वो कोई वैसी नहीं होती। हाँ भाई, ज़्यादा लंबा चौड़ा लफड़ा है,
एक ईगो की लड़ाई होती है, और वो उसको हर दिन एंजॉय करते हैं। आपस में तो वो प्यार करते हैं जी लेकिन उस युद्ध को हर दिन एंजॉय करते हैं। अगर उनके एडवोकेट ने अच्छी आर्गुमेंट नहीं करी, मान लीजिए कोई डेट है उस पे, अगर एक महिला के एडवोकेट ने अच्छी आर्गुमेंट करी और पुरुष के एडवोकेट ने अच्छी नहीं करी, तो वो उसी दिन अपने वकील से लड़ना स्टार्ट कर देगी, सर आपने तो ऐसे बोला था, वो बोला था। जी तो ये एक ईगो की लड़ाई है उनके बीच में, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं होता है। और साथ के साथ जैसे कि आपने देखा होगा, अगर डाइवोर्स की बात करते हैं, कि पहले के टाइम पर डाइवोर्स को, तलाक को एक कलंक के रूप में माना जाता था, और आजकल इस चीज को आजादी के रूप में मानते हैं कि हाँ यार, इसका जो पति है इसको परेशान कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, इसने तलाक दे दिया। मतलब बहुत इतना लाइटली ले लिया है डाइवोर्स को कि डाइवोर्स इजीली ले लो। पढ़ी लिखी महिला है, ज्यादा पढ़ी लिखी महिला है, तो वो सोचती है कि मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों प्रेशर में रहूं, मैं आजादी से रहूंगी। वो ये नहीं सोचती है कि आपने शादी करी है तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये फैमिली में रहते हुए सारी चीजें करनी पड़ती हैं। इस चीज को, डाइवोर्स को ट्रेंड के रूप में ला दिया है, और इस चीज को, ये चीज बढ़ती ही जा रही है। तो फैमिली डिस्प्यूट जैसे मैटर में एक अच्छे लॉयर की पहचान क्या है, आप जी जरूर बताएं। देखिए, फैमिली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, फैमिली इश्यूज ऐसे होते हैं, इनमें कोई कानूनी दाव पेच ज्यादा नहीं चाहिए। जी बहुत सी बार ऐसा होता है, फाइल कर देते हैं, कुछ टाइम बाद सेटलमेंट की जरूरत पड़ती है। इसमें आपको एडवोकेट ऐसा चाहिए जो आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखे पूरी, साथ ही साथ एडवोकेट इस चीज में पर्सनल ना हो जाए, क्योंकि अच्छे कानून के ज्ञाता होने के साथ साथ एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट, बोलेंगे ना, अच्छे कानून के ज्ञाता होने के साथ साथ उस एडवोकेट का एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट होना भी जरूरी है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कहाँ पर चीजें सेटलमेंट हो सकती है, कहाँ पर चीजों को सेटलमेंट करवाना है। जी वो उस, क्योंकि महिला या फिर पुरुष वो थोड़ा सा पर्सनल इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन एडवोकेट समझदार है, उसको अगर लगता है चीजें सेटल हो सकती हैं तो उसे वहीं करवा देनी चाहिए। ये नहीं कि अपनी जेब भरने के लिए या फिर चीजों को बढ़ाने के लिए वो केस को कंटिन्यू रखे। तो एक अच्छे कानून के ज्ञाता होने के साथ साथ एक समझदार व्यक्ति हो जो इन चीजों को पर्सनली ना ले, और एक अच्छे एडवोकेट के साथ साथ एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट भी हो। जी तो इसके साथ ये क्वालिटीज तो मुझे आपके अंदर दिख रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ऑडियंस को थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरा नाम एडवोकेट सागर शर्मा है, और मैं सुप्रीम कोर्ट में और नोएडा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दिल्ली की सभी कोर्टों में हमारी जो लॉ फर्म है वो वर्क करती है। मेनली हम लोग क्रिमिनल मैटर्स में और फैमिली डिस्प्यूट में ही वर्क करते हैं, तो इस वजह से हमारा थोड़ा सा इसमें एक्सपर्टीज ज़्यादा है, और रेगुलर इन चीज़ों को देखते देखते इतना ज़्यादा थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है फैमिली डिस्प्यूट के, क्योंकि घंटों घंटों जो ये चीज़ें होती है ना, घंटों घंटों महिलाओं से बात करना, घंटों घंटों पुरुषों से तो बात, तो हम इतने ज़्यादा इस चीज़ को समझ चुके हैं कि बहुत कि जो फैमिली डिस्प्यूट होते हैं ये बहुत ही मामूली सी चीज़ें हैं, अगर वो चाहें तो बहुत इजीली इनको सेटल कर सकते हैं। जी तो जैसा कि स्टैमफोर्ड स्ट्रीट ने आपके ऊपर रिसर्च की है, आप एक एनजीओ भी रन करते हो, तो मैं चाहूंगा आप उस एनजीओ के बारे में भी थोड़ा बताएं। जी, हमारी एक एनजीओ है जिसका नाम है भारत ह्यूमन राइट क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। जी तो हम उस पर क्या वर्क करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा करप्शन बढ़ चुका है। लोगों को पता है कि कहाँ गलत हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। जी तो जो हमारी एनजीओ है वो एक प्लेटफॉर्म, तो जो हमारी एनजीओ है वो लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, एक पहचान प्रोवाइड करती है जी कि जो व्यक्ति समाज में काम करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा, या तो नॉलेज की वजह से, या एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से, या सपोर्ट ना मिलने की वजह से। तो हमारी जो एनजीओ है वो ऑल ओवर मिलकर एक ऐसा संगठन बनाया है जिसमें जो लोग समाज में काम करना चाहते हैं वो सभी लोग एक साथ मिलकर आएंगे और समाज को और देश को एक अच्छा रूप देने का प्रयास करेंगे। जी तो सागर जी, मैं कुछ क्वेश्चन ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम कुछ कंपेयर करते हैं मेल्स और फीमेल्स में, अगर एक लड़का लड़की को गाली देता है तब उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, और एक लड़की जब एक मेल को गाली देती है तब उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी। देखिए, गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी देना, जो कि बहुत नॉर्मल है, इनमें हमारी आईपीसी 504 506 में ये आती हैं। जी लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, एग्जाम्पल देता हूँ, एक मार्केट में लड़का लड़की जा रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई लड़की लड़के को थप्पड़ मार देती है या गाली दे देती है, तब भी सोसाइटी पता क्या बोलेगी कि कुछ बदतमीजी कर रहा होगा जब इस लड़की ने इसमें बजा दिया। जी और अगर वो लड़का उस लड़की में थप्पड़ मारता है, जब भी सोसाइटी क्या बोलेगी, बताओ कैसा बेवकूफ आदमी है, लड़की के ऊपर हाथ उठा रहा है। तो ये हमारी सोच बन चुकी है। जी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो लड़कों के ऊपर करवाना बहुत आसान हो चुका है, बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। लड़का कंप्लेंट करेगा लेकिन उसकी नहीं सुनी जाएगी, जबकि वो सच बोल रहा है और लड़की झूठ बोल रही है,
बल्कि ये चीजें हमारे प्रशासन में खुली हैं, सबको पता है कि हाँ भैया लड़की गलत है, उसके बावजूद भी उनको एफआईआर करनी होती है लड़के के खिलाफ। जी। इतना ज्यादा आसान हो चुका है। तो जैसा कि सागर जी आप बता रहे हैं कि केसेस लगाना लड़कियों के लिए इतना आसान हो गया, तो क्या यही एक रीजन है जिससे फेक रेप केसेस बढ़ रहे हैं, और क्या ये लड़कियों के लिए एक बड़ा धंधा बन चुका है? देखिए फेक रेप केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अभी 2024 की बात है, राजस्थान का जो रिकॉर्ड निकाला गया था, जितने भी रेप केसेस फाइल हुए थे 45% रेप केसेस फेक थे। जी एक तरीके से 50% ही मान लीजिए वो। बिल्कुल। और इतना होने के बावजूद तो सोचिए जिनके साथ सच में गलत हुआ है उनको तो न्याय मिल ही नहीं पाता है, जी बिल्कुल। इसी रीजन की वजह से। और रही बिजनेस की बात, बिजनेस पे एक एग्जांपल आपको बता दूं, अभी बहुत फेमस हुआ था ये वाला केस। जी। एक महिला की 7वीं शादी हुई थी और 7वीं शादी के बाद भी उसने कोर्ट में मेंटेनेंस का और डाइवोर्स का केस फाइल जी करते करते जब लड़के के एडवोकेट ने रिसर्च करी तो उसको पता चला कि इसने जो पिछले 6 हैं उनके साथ भी सेम चीज करी है। जी मतलब पहले के साथ शादी करी थी, उसके खिलाफ केस फाइल करा, उससे एलिमनी ली, सेकंड के साथ सेम चीज, पैसे उसकी प्रॉपर्टी ली, तीसरा चौथा 7वें के साथ ऐसा करा। मतलब सोचिए बिजनेस ही था ये एक। जी बिल्कुल। इसी तरीके से मतलब इस वाले मैटर में तो खैर अभी कार्रवाई चल रही है, और इसी तरीके से फेक रेप केसेस का पूरा गैंग चलता है जी कि वो और इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ, जो फेक रेप केसेस का है इसका तो पूरा गैंग काम करता है। जी गैंग। जी, उस गैंग में पुलिस वाले भी शामिल होते हैं, ओके। उस गैंग में एडवोकेट्स भी शामिल होते हैं, उस गैंग में जो वहाँ के फेमस लोग हैं वो भी शामिल होते हैं। करते क्या है उसमें आपको बता दूं, एक फेक फैमिली क्रिएट करेंगे वो। मतलब एक महिला रहेगी, उस महिला के भाई रहेगा, उसके पापा, सब नकली। ठीक है। वो जिस भी एरिया में से नोएडा में है तो नोएडा में किसी गांव में जाएंगे, कोई फेमस जो भी पर्सनैलिटी रहेगी जो लगेगा कि हाँ भाई ये फेमस व्यक्ति है, उसको टारगेट करेंगे। जी वहाँ की जो पुलिस रहती है सब सेट रहती है, कुछ एडवोकेट्स रहते हैं वो सेट रहते हैं, सबका कमीशन रहता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए उन लोगों ने 5 करोड़ रुपए डिमांड करे जी तो सबका परसेंट पहले से ही डिसाइड रहता है कि इतना परसेंट पुलिस की जेब में जाना है, इतना परसेंट एडवोकेट की जेब में जाना है, इतना परसेंट उसकी जेब में जाना है। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसका मतलब। ये ऐसी गैंग कितनी पकड़ी गई है, एक नहीं कि हाँ एक ही साइड पकड़ा गया हो, ऐसी गैंग वर्क कर रही है। तो सोचिए ये एक बिजनेस बना दिया गया है, उनको कानून का भी डर नहीं है। जी इसमें एक चीज कर सकते हैं, इन चीजों को थोड़ा कठोरता से लिया जाए। जैसे कि अगर किसी ने कोई फेक केस फाइल किया है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। जी बिल्कुल। जब ही वो फिर डरेगा कि हाँ अगर मेरी चीजें फेक निकलती हैं तो फिर आगे चल के मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई हो सकती है। और साथ के साथ रेप के जो मैटर्स होते हैं इनमें पुलिस को तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हम ढील देंगे उतनी ही चीजें इसमें गड़बड़ होती चली जाती हैं। तो ये तो सागर जी, जैसा कि आजकल मेल्स में काफ़ी ज़्यादा डर है कि उनके ऊपर भी कोई भी कभी भी फेक रेप केसेस लगा सकता है, तो क्या इनसे बचने के लिए इनके पास कोई प्लेटफॉर्म है जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? देखिए आजकल बहुत ज्यादा ही चीजें बढ़ चुकी हैं। सिर्फ मिलने पर, सिर्फ लड़की से बात करने पर बहुत आसानी से वो रेप केसेस लगा देती हैं, फेक रेप केसेस लगा देती हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप किसी के साथ बात कर रहे हो तो हर चीज़ का सबसे पहले आपको रिकॉर्ड रखना है। जो आप चैट कर रहे हो, जो आप रिकॉर्डिंग्स कर रहे हो, जो आप वीडियो कॉल्स कर रहे हो, सब चीज़ों का आपको रिकॉर्ड रखना, ताकि बाई चांस अगर आपके ऊपर केस होता है तो आपके पास एविडेंस हो। जी कभी भी स्टार्टिंग में ऐसे महिला से पहली बात तो अकेले मिलने ही ना जाएं, क्योंकि बहुत सी बार बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी हैं। वो क्या करती हैं, सिर्फ आप मिलने जाएंगे वो आपके ऊपर रेप केसेस लगा देंगे। ये हमारे इंडियन लॉ में ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है जिसमें फेक रेप केसेस पे आप उनके पास जा सको। इनफैक्ट कुछ एनजीओज तो हैं जो वर्क कर रही हैं, लेकिन इसमें कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें कि उनको अपॉइंट करा जाए कि हाँ भैया ये फेक रेप केसेस है, उन पे कार्रवाई ऐसे ऐसे होनी चाहिए। तो दर्शकों, जैसा कि आप सब यहाँ तक पहुँच ही चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी को टैग करें, जिससे कि मेल्स के सुसाइड रुक सके और इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म लाया जा सके जिससे कि मेल अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। नहीं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी ये चीज़ें बिजनेस के रूप में आ चुकी हैं। जब तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा ना तो ये चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं। जी, तो मेजरली क्या रीज़न होता है जब लड़कियाँ फेक रेप केसेस लगाती है? देखिए मोस्टली ऐसा होता है कि हम नॉर्मली जब लड़कियां बात करती हैं किसी लड़के से, लड़का बहुत आसानी से इन चीज़ों में फंस जाता है। वो बात करेंगी, नॉर्मल बात करेंगी,
और उस चीज के ऊपर भी रेप केसेस लगा देती है। इनफैक्ट बिना ना हो उसके बावजूद भी रेप केसेस लगा देती हैं। जी। इसमें लड़कियों को क्या ध्यान रखना चाहिए, जो भी वो बात कर रहा है उससे चैट्स हो, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, सब चीज़ों का उसके पास प्रूफ होना चाहिए। जब उसके खिलाफ एफआईआर हो तो उसके पास एविडेंस होने चाहिए प्रेजेंट करने के लिए, ताकि वो बता सके कि भैया मैंने मेरे तो ये बातें हुई है, मैं तो इससे आज तक मिला भी नहीं हूँ, मेरे खिलाफ इसने ऐसे कैसे कर दिया। तो ये एविडेंस क्या रियल में मेल्स के लिए मदद करते हैं? हाँ, कभी ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। जी। कभी भी अकेले ना मिलने जाएं, इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। हमेशा आपकी गाड़ी हो उसमें डैश कैम होना चाहिए, घर में कैमरा होना चाहिए, या आप कहीं जा रहे हैं, कहीं कैफेटेरिया में भी जा रहे हैं तो कैमरा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये चीज़ें छोटी छोटी, अभी एक उसमें आया था कि महिला ने कंप्लेंट कर दी, एफआईआर कर दी, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो नॉर्मली बैठकर बात कर रहे थे, जी। सिर्फ इतने में ही तो उसके ऊपर रेप केसेस लगा दिए थे। तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में वो सब चीज़ें होकर निकल गई। लेकिन आजकल ये देखा जाता है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है आदमी, पुलिस वाले तुरंत कार्रवाई करेंगे, उसको जेल में डाल देंगे, उसको बेल करवानी होती है, तो वो उतने बीच में ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपको मैं बताना चाहूँगा। आजकल बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ये लिविंग वाली चीज़ें चल रही हैं, महिलाएं पुरुषों के साथ रह रही हैं, नहीं शादी करता है तो वो रेप केस लगा देती है। वो उससे बोलती है नहीं तू मुझसे शादी कर, जब जाके मैं केस वापसी लूंगी। मतलब इनफैक्ट मैंने भी कुछ अभी लास्ट कुछ दिनों में ही 3-4 एफआईआर करवाई हैं, जी। जिसमें एक मैं आपको बता दूं, एक लड़की एक फौजी के साथ रिलेशन में थी, वो साथ रहते रहे, वो फौजी किसी और के साथ भी रिलेशन में आया था, उसको जब पता चला तो उसने उसके ऊपर वो केस कर दिया। उस महिला ने बोला तुम मुझसे शादी कर, जब मैं केस वापसी लूंगी। तो जब वो मेरे पास आई मैंने उसको बोला कोई तेरी पैसों की इंटेंशन तो नहीं है ना, कहीं तू मेरे इस्तेमाल करके एफआईआर करवा ले, बाद में उससे बोले 10 लाख रुपए दे जब वापसी लूंगी। वो कहने लगे सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे उससे शादी करनी है, आप चाहे तो मेरी फैमिली को सामने बैठा लीजिए, उसकी फैमिली को सामने बैठा लीजिए, लेकिन मुझे शादी करनी है। तब जाके मैंने उसकी मदद करी थी। ये एक बिजनेस बन चुका है कि हाँ भैया अब इन चीज़ों को कुछ नहीं माना तो फिर रेप केस लगा दिया, तो रेप केस लगा दिया, जबरदस्ती ये शादी आप कहाँ तक रह लोगे, जब भी तो ये डाइवोर्स बढ़ रहे हैं। जी। इसका यही सारा रीजन। तो अगर लड़की प्रॉमिस करे कि मैं तेरे संग शादी करूंगी और वो उस बात से मुकर जाती है, तो क्या लड़के कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। लड़कों यही यही तो कमी है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। और अगर वो करते भी हैं तो उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, एक अच्छा एडवोकेट हायर करना पड़ता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाता। लड़कों की तो ये है। तो सागर जी 2025 को देखते हुए मर्द समाज में इतना डर बैठा हुआ है शादी को लेके, तो ये देखते हुए यानी कि 2030 तक की मैं बात करना चाहूंगा, तो क्या 2030 तक फैमिली लॉज में कुछ अच्छे चेंज आएंगे मर्द के लिए? देखिए बहुत से चेंजेस आएंगे, बहुत से चेंजेस होने भी वाले हैं। जैसे कि हम जान लेते हैं जॉइंट पेरेंटिंग का आ जाएगा, जिसमें क्या होता है कि अभी के टाइम पर जो बच्चे की कस्टडी है वो महिला को मिलती है जी। लेकिन आने वाले समय में फिर क्या होगा, जैसे फॉरेनर में होने लगा है ना कि हाँ भाई जिम्मेदारियां रहेंगी कि हाँ भाई पिता की ये जिम्मेदारी है और माता की ये जिम्मेदारी है। जेंडर इक्वलिटी कानून आ जाएंगे, जिस तरीके से महिलाओं को कानून मिले हुए हैं इसी तरीके से समान कानून पुरुषों को भी मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, जो डाइवोर्स के इतने सारे केसेस फाइल हो रहे हैं, फेक रेप केसेस हो गए, मेंटेनेंस, जो दुनिया भर के जो फेक केसेस हो रहे हैं, जब महिलाओं को भी सेम अधिकार मिल जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इसमें तीसरा आता है कि आने वाले समय में डिजिटल मैरिज हो जाएगी। डिजिटल मैरिज का मतलब ये नहीं कि डिजिटल शादी हो जाएगी, उसमें ये होगा जो आजकल कोर्ट मैरिजेस वगैरह हो रही हैं ये बहुत आसान हो जाएगी, आप खुद भी कर सकते हो जी। और बहुत ही मुख्य पॉइंट जो आजकल बहुत से देशों में है, नो फॉल्ट वाला लॉ आ जाएगा। उसमें क्या होता है कि किसी की भी फॉल्ट निकाल, जैसे डाइवोर्स लेना है तो किसी की फॉल्ट निकालने, आज के टाइम पर डाइवोर्स लेने के लिए किसी न किसी डाइवोर्स के ग्राउंड की जरूरत पड़ती है कि मेरा पति मारता पीटता है, दारू पीता है। जब वो लॉ आ जाएगा फिर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि कोई ग्राउंड ही नहीं चाहिए डाइवोर्स लेने की। जी सीधी बात है, हम ये डाइवोर्स चाहिए, बात खत्म, बात खत्म। तो ऐसे लॉज आने वाले हैं जिससे एक हेडेक भी कम हो जाएगी चीज, क्योंकि चिक चिक जो इतने लंबी प्रोसीडिंग चल रही है ना, ये सारी प्रोसीडिंग कम हो जाएगी। सीधे बतानी अपनी चीजें और सीधे सीधे अपनी चीजों को बताना है और उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब शादी करना और शादी तोड़ना बहुत जल्दी ही आसान होने वाला है। आसान हो जाएगा, जैसे कि बाहर के देशों में है, जो कि गलत भी है और सही भी है। तो जैसे कि आपने जॉइंट फैमिली का लॉ बताया, तो इसी में आप मुझे ये बताइए कि जैसे कि जॉइंट फैमिली में आपने बच्चे की कस्टडी के बारे में बताया, तो आप इसे थोड़ा और क्लियर कीजिए जिससे कि बच्चे की कस्टडी किस तरीके से कैसे कैसे दोनों पेरेंट्स संभालेंगे। देखिए आज के टाइम पर क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसकी कस्टडी मेनली माँ के हाथों में रहती है, 18 साल से पहले जैसा होता है, या फिर कोर्ट, मतलब बिल्कुल परफेक्ट ऐसा नहीं है कि माँ के हाथों में ही रहेगी, वो कोर्ट ग्राउंड देखती है कि हाँ भाई अगर इतनी एलिजिबल है
वो रख सकती है, नहीं रख सकती, सब चीज़ें। लेकिन मोस्टली हमारे लॉ के अकॉर्डिंगली बच्चे की कस्टडी आसानी से माँ को मिल जाती है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लॉ आएगा कि वो मिल-जुल कर बच्चों की परवरिश करेंगे। अभी के टाइम पर तो एक प्रेशर रहता है, एक मेंटेनेंस बाँधा जाता है हस्बैंड के ऊपर कि तुझे बच्चे के लिए पैसे देने होंगे, मेरे खर्चे के लिए पैसे देने होंगे। लेकिन आने वाले समय में वो मिलकर कोर्ट क्या करेगी कि हाँ भाई, कुछ ज़िम्मेदारी तुम्हारी है, ये ज़िम्मेदारी तुमको निभानी है, कुछ ज़िम्मेदारी महिला की है, वो तुमको निभानी है। बच्चा उसके पास भी रह सकता है, आपके पास भी रह सकता है। इस तरीके से लॉज़ में चेंजेस आएँगे, अभी ऐसे है नहीं। ये जो चेंजेस हैं, ये जो लॉ हैं, ये बाहर के देशों में इम्प्लीमेंट हो ये बाहर के देशों में इम्प्लीमेंट होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से चल भी रहे हैं। जी, तो इसके साथ जैसे कि आपने डिजिटल मैरिज के बारे में बताया, तो डिजिटल मैरिज का मतलब आपने ये बताया कि कोई भी शादी कैसे भी कर सकता है बिना कोर्ट जाए हुए। तो इससे क्या लॉयर्स की जॉब भी खतरे में है? देखिए, लॉयर्स की जॉब तो खतरे में नहीं होगी, क्योंकि जो डिजिटल मैरिज की मैंने बात करी है, एक तरीके से आप मान लीजिए पहले जैसे ये आधार कार्ड वगैरह बनते थे, ये पैन कार्ड वगैरह बनते थे, इन सब के लिए आपको एक जगह पे जाना पड़ता था। अब सरकार ने क्या कर दिया, ये प्लेटफॉर्म ऑनलाइन कर दिए हैं। तो ऑनलाइन वो चीज़ें अब भी अप्लाई हो रही हैं और नीचे वाले लोग भी अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरीके से कोर्ट मैरिज का रहेगा। कोर्ट मैरिज आपको करनी तो जाके ही होगी, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसा हो रहा है जो और देशों में हो रहा है। मैंने आपको ये चीज़ें बताई कि इंडिया में भी अब संभव है, क्योंकि अब इंडिया दूसरे देशों से प्रभावित होकर ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी हैं। तो जो लॉ है वो भी वहाँ के जैसे लॉ है, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट होने स्टार्ट हो। तो जैसे कि आपने डिजिटल डिवोर्स के बारे में भी बताया, तो मैं इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और है जो हमारे इंडिया में इस वक्त चल रहा है, डिजिटल रेप। इसके बारे में भी बताइए, डिजिटल रेप एक्चुअल में है क्या? क्या ये ऑनलाइन रेप है? देखिए, डिजिटल रेप कोई लॉ में वर्ड तो है नहीं, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें तो डिजिटल का मतलब तो डिजिटल जो ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई और रेप हो गया। जो ऑनलाइन सारी चीज़ें करी जाती हैं, आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। अभी बीच में एक बहुत ज़्यादा स्कैम वायरल हुआ था, अब तो थोड़ा शांत हो गया, कि वो वीडियो कॉल आती थी और वीडियो कॉल उठाते ही सामने एक लड़की रहती थी जो कि न्यूड रहती थी, बल्कि उसमें वो असली नहीं रहती थी, वो एक रिकॉर्डिंग रहेगी और उसमें फिर सामने वाली की सारी रिकॉर्डिंग करके फिर उसको ब्लैकमेल कर, अगर तू पैसे नहीं देगा तो तेरी ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, तेरी फैमिली वालों को सेंड कर देंगे। तो इस टाइप के जो स्कैम्स होते हैं, ये डिजिटल रेप में आ जाते हैं। तो जैसे कि आपने 2030 के केसेस के बारे में बताया, आपने लॉस के बारे में बताया कि आने वाले टाइम में ये इम्प्लीमेंट होंगे, पर क्या फेक रेप केस को वेरीफाई करने का कोई सिस्टम है या इन फ्यूचर आएगा? देखिए, इंडियन लॉ सिस्टम में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो वेरीफाई कर सके कि हाँ ये फेक रेप केस है या नहीं है। इनफैक्ट दूसरे देशों में ये चीज़ें हैं जो चेक करती हैं कि हाँ भाई फेक रेप केसेस थे या नहीं थे, उसी हिसाब से वो वहाँ पे वर्क करती हैं, लेकिन इंडिया में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कर क्या सकते हैं, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो ये है कि जब भी कोई रेप केसेस होता है उसमें ये चीज़ें चेक, जैसे डीएनए होती हैं कि हाँ भाई रेप हुआ है नहीं हुआ, मेडिकल जो टेस्ट होता है। बल्कि जो फेक रेप केसेस हैं इनकी आप शिकायत महिला आयोग में कर सकते और जो मानव अधिकार आयोग हैं उनमें कर सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जहाँ पे आप इनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकें। तो सागर जी, ऐसी क्या कमी है इंडियन रेप लॉस में जिससे इंडिया पीछे हो रहा है बाकी कंट्रियों से? देखिए, इसमें हमारा जो लॉ है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। हमारे यहाँ का लॉ भी थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कि वहाँ अगर किसी महिला ने ये बोला ना कि नहीं मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, तो स्ट्रिक्ट है वहाँ। यहाँ के सिस्टम की तरह नहीं है, नहीं रहना है और बात कर रहे हैं तो रेप केस लग जाएगा। बात करने में, सिर्फ बात करने में भी रेप केस लग जाता है यहाँ पर। लेकिन जो अभी हमारा नया लॉ कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अभी जो हमारा नया लॉ है उसमें एक एडिशनल चीज ऐड हुई है, फेक प्रॉमिस। जैसे कि बहुत ज्यादा रेप केसेस बढ़ चुके थे, तो उसमें एक ये चीज ऐड कर दी। बहुत से लोग क्या है, प्रॉमिस करके कि हाँ भाई हम इन फ्यूचर शादी कर लेंगे, उस चीज को बोलकर संबंध बनाए जाते थे जी। तो फेक प्रॉमिस भी इसमें एक ऐड कर दिया गया है। तो हाँ, अगर फेक प्रॉमिस करके चीजें करी गई हैं तो वो इस पार्ट में आएगा। अब सारी चीजें रेप की कैटेगरी में नहीं आ जाएंगी, थोड़ा सा धीरे धीरे चीजें वो क्लियर करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बाहर के अकॉर्डिंगली और ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ एक मुख्य पॉइंट इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि बाहर इन्वेस्टिगेशन होती है, इसी तरीके से यहाँ भी एक स्ट्रिक्ट रेप की कैटेगरी में एक स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिसमें कुछ एडिशनल चीजों को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट होती है, ये सारी चीजें थोड़ा एडवांस अगर कर देंगे तो जितने भी फेक रेप केसेस है ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो जैसे कि आप एक लॉयर हैं और आपके पास भी काफी सारे फेक रेप केसेस आते हैं, उसमें जिन मेल्स के पास फेक रेप केसेस लगे होते हैं उनकी थोड़ी मेंटल स्टेट और आप उनके थोड़े बताइए कि उनका समय किस किस तरीके से निकलता है, वो क्या क्या परेशानी झेलते हैं। तो कोर्ट में पहुंचने से पहले ही सोशल मीडिया पर उनको दरिंदा बता दिया जाएगा। तो जो फेक हैं
वो आदमी इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है, इतना ज्यादा फेक रेप केसेस होते हैं उनमें आदमी इतना ज्यादा प्रेशर में आ जाता है, वो खुद भी चीजों को कबूल कर लेता है कि हाँ भैया मैंने गलत करा, और सारी चीजों में ऑटोमेटिकली खुद ही इन्वॉल्वमेंट करने लगता है। तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा सागर जी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से भी जजमेंट पे फर्क पड़ता है? देखिए सोशल मीडिया से तो बहुत ज्यादा आज की डेट में फर्क पड़ने लगा है, क्योंकि आजकल तो जो जजेस है ना वो भी फेमस होने के लिए कुछ ना कुछ टिप्पणी जानबूझकर करते रहते हैं कि हमको दुनिया जाने, और बल्कि ये चीजें पहले नहीं होती थी, पहले बहुत ज्यादा प्राइवेट थे, जिस वजह से वो पहले बहुत ज्यादा प्राइवेट थे जिससे कि वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर पाते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से या दुनिया के जजमेंट की वजह से कि दुनिया उनको इस बारे में क्या सोचेगी, इस वजह से वो खुद भी कुछ ना कुछ उल्टी सीधी टिप्पणी करते रहते हैं जी। तो सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया असलियत में जो जजमेंट होती है ना उससे पहले खुद की जजमेंट पहले ही सुना देती है। न्यूज वाले पहले ही ब्लेम लगा देते हैं, पहले ही एक टैग लगा देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है इन चीजों में जो कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसमें एक ही समाधान है कि जो लोग सोशल मीडिया में बैठे हैं, जो न्यूज़ कंपनी है, जो न्यूज़ एजेंसी हैं, उनको खुद पता होना चाहिए कि हम चीज़ों में मसाला ना लगाएं, ताकि चीज़ों का समाधान हो सके, चीज़ों का सॉल्यूशन हो सके, और ये चीज़ें सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट ना डालें जी। तो लिव इन भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल, और डिवोर्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, फेक रेपिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। तो मैं इसी से पूछना चाहूँगा कि जो लिव इन का आने वाला फ्यूचर है वो किस प्रकार होने वाला? हमारा देश बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है बाहर के देशों से, जो इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है जी, लेकिन ये चीज़ें नहीं चल पा रही हैं। अब लिविंग की अगर बात करते हैं तो लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि सभी अब एडवांस हो चुकी हैं चीज़ें। बच्चे जो हैं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, वो एक एज से पहले ही हस्बैंड वाइफ वाली फील लेना स्टार्ट कर देते हैं, और जब उनको रोका जाता है या कंट्रोल करा जाता है तो उनको लगता है कि हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन जब वो रियल वर्ल्ड में एंट्री करते हैं, जब उनको पता चलता है कि हम तो किसी भ्रम में रह रहे थे जी, तो लिविंग एक्सेप्ट नहीं करी जा सकती, क्योंकि जिस एज में वो लोग इन चीजों को कर रहे हैं उस एज में वो खुद समझदार नहीं है, और जब तक वो समझदार होते हैं जब तक टाइम निकल जाता है, जिस वजह से ये फेक रेप केसेस बढ़ रहे हैं, ये फेक कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, और ये कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होती जा रही है जी, क्योंकि हमारा लॉ जिस तरीके से कहता है तो हमारा प्रशासन उसी हिसाब से काम करेगा। जब कोई महिला कंप्लेंट करती है, पुलिस वालों की मजबूरी होती है वो कंप्लेंट लिखना, और जब वो कंप्लेंट लिखी जाती है तो फिर लड़का फंसता है, उसकी सारी बातें मानता है। इस तरीके से ये बिजनेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे ये बताइए कि लिव इन में रहने वालों को किस किस चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है? देखिए अगर आप लिविंग में रह रहे हैं तो सबसे पहले आप दोनों ही अपना माइंड क्लियर कर लीजिए कि आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या चाहते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से वही चीज सोच के चलेंगे तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएंगी। साथ ही साथ बहुत से लोग मेरे पास कॉल्स आती रहती हैं कि सर क्या हम कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं जिससे आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप खुद कोई लॉ नहीं बना सकते हो। जो लॉ ऑलरेडी बना हुआ है आपको उसी के हिसाब से चलना होगा। तो कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, वो तो आपकी आपसी सहमति है कि आप किस तरीके से चीज़ों को करते हो और किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करते हो। बस आप एविडेंस रख सकते हो कि हाँ भाई आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं करी, जो चीज़ें करी गई हैं वो आपकी आपसी सहमति से करी गई हैं। आपने किसी फेक मैरिज का वादा नहीं किया है, या आप उसका सामने वाले के साथ जो कर रहे हो वो उसकी खुद की इंटेंशन भी है उसका करना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपकी। तो इन चीज़ों का आप साथ के साथ एविडेंस भी बना के चलो, कल को अगर कंप्लेंट होती है तो आप सेफ रह सको इस चीज़। तो एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि लिव इन में रहने वाले कपल्स को अगर कोई बाहर की सोसाइटी से परेशान करता है तो तब वो लिव इन वाले कपल क्या एक्शन ले सकते हैं? अगर आपसी सहमति से आप रह रहे हो, आपकी खुद की सहमति है, आप मैच्योर हो, लड़का 21 साल का, लड़की 18 साल की, तो सोसाइटी में कोई भी आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं दे सकता है, बशर्ते आप उस सोसाइटी में इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट ना कर रहे हो कि उनको तकलीफ हो रही हो, या उस सोसाइटी में जो बच्चे रह रहे हैं, जो फैमिली रह रही है, आपकी वजह से उनको तकलीफ हो रही हो जी। आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करिए तो आपके खिलाफ कोई कुछ भी कंप्लेंट नहीं कर सकता। आप रह सकते हैं, कोई ऐसा कानून नहीं है जो आपको रहने से मना कर दे। तो जैसा कि दर्शकों आप सबने देख ही लिया है कि स्टेप ऑन स्ट्रीट ने किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है कि मेल की मेंटल हेल्थ एंड मेल का आने वाला कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर किस तरीके से जाने वाला है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो इसी के साथ दर्शकों इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड शेयर उन लोगों को ज़रूर करें जिन लोगों को इस बार इस चीज़ की
इंफॉर्मेशन नहीं है।